सुप्रभात बच्चों, साई राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी लाइव सेशन लिया था, उसमें काफ़ी बच्चे अब्सेंट रहे हैं। तो जो अब्सेंट रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी मीटिंग होती है तो उसमें आपका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा, जब आप 12वीं कक्षा में जाएंगे तो यह रिकॉर्ड वहाँ पर भी जाएगा और फिर आपको जो 20 अंक विद्यालय से जाते हैं प्रैक्टिकल के, उसमें इसका भी रिकॉर्ड जाता है और इस कारण आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए प्रत्येक मीटिंग आप अटेंड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर देखते हैं, हमारे कौन कौन से चैप्टर हो गए थे, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो इसमें हम आरओ पढ़ रहे थे। बीतान में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान की रजत बूंदे। मीटिंग में इसने ये भी कहा है कि उसके कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं, जब हम रिवीजन कराएंगे तो लाइव क्लास से ही लूँगी और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप नोट कीजिए आपको कौन कौन सा चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो जब हम लाइव क्लास लेंगे तो उसमें हम उसको फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आरओ पढ़ रहे थे, 92 एक चैप्टर हो गया हमारा। अब आरओ में देखते हैं, आरओ में हमारे काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं यह देखते हैं। तो इसमें हमारे 2 चैप्टर हो गए थे, कबीरदास जी और मीराबाई। ठीक है, तो इसमें कबीरदास जी हो गए, मीराबाई हो गए। इसमें कुछ चैप्टर सीबीएसई की ओर से हटा लिए गए हैं, केवल पढ़ने योग्य हैं। आप उसको कविताओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि ये पथिक है और चंपा काले काले अच्छा नहीं चिन्हाती, ये भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। और इसमें हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल, जैसे ईश्वर और सबसे खतरनाक, ये जो 4 कविताएं हैं आपकी परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। हमारी जो नंबर 4 पर है कविता बे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो ये परीक्षा में आएगी, इसमें से काव्यांश भी आएगा आपका और प्रश्न उत्तर भी आएंगे। तो इसको पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, जैसे आप अभी तक काव्यखंड में पढ़ते आए हैं। आशा करती हूँ कि काव्यखंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा विषय आज का हिंदी उपविषय पद्यखंड प्रकरण बे आँखें और कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि के परिचय से परिचित होंगे कि कवि का जन्म कहाँ पर हुआ था और कवि हमारे कौन से हैं, इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत जी है। आइए पहले इनका परिचय देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। सभी उनको गोसाई दत्त के नाम से जानते थे, लेकिन जब उन्होंने साहित्य में कदम रखा तो इन्होंने अपनी लेखनी सुमित्रा नंदन पंत के नाम से चलाई और साहित्य में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, इनका जन्म सन 1900 में कोसानी गांव में जिला अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको बहुत से सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जैसे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म विभूषण आदि से इनको सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु
1977 1977 में हो गई थी। 1977 में हमारे देश से एक महान विभूति हमसे अलविदा कह चुकी थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने, अब मैं थोड़ा साहित्य से परिचित होते हैं कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या कार्य किया है। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम किया था। इनके अधिकतर कविता में प्रकृति से प्यारी हमें दिखाई देता है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है, सबूत है। उसमें उन्होंने अधिकतर दोनों के संबंधों को ही दिखाया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में, उच्च शिक्षा बनारस इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। तो प्रकृति के ये अद्भुत चित्रकार रहे हैं और पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। यह हमेशा देश में कुछ ना कुछ बदलाव लाने का प्रयास करते रहे हैं। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी इन्होंने। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चल रहा प्रगतिशील दौर में ताज वे आंखें जो इन्होंने लिखी थी, जैसे कविताएं लिखी हैं, इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित इन्होंने मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखी हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। इन्होंने रूपाव नामक पत्रिका का भी संपादन किया है, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। अब देखते हैं कविता का सारांश। कविता में इन्होंने क्या लिखा है और कविता को किस उद्देश्य से इन्होंने लिखा है, जो आज हम कविता पढ़ेंगे उसका उद्देश्य देखते हैं। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, बहुत दुखी करता है, और जिसको उन्होंने अंदर से ही महसूस भी किया है। बड़े ही दुख की बात है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कवि ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आया समझ में कि कविता ने वे आंखें किसानों के मनोदशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा है। इसमें किसानों को सपने संजोए गए थे, सपने दिखाए गए थे कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तुम गुलामी की जंजीरों से छूट जाओगे, तो तुम्हें बहुत से फ़ायदे होंगे, बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ये केवल सपने ही रह गए हैं और सरकार ने इनको बीच मझधार में ही छोड़ दिया है और अपना उद्देश्य पूर्ण होते ही इनकी तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया है। तो किसानों की जैसी दशा पहले थी वैसी ही दशा अब भी है और अब और ज़्यादा बिगड़ गई है, जिससे किसान जो अंदर से दुख महसूस करता है वह कवि भी उनके दुख को महसूस कर रहा है। उनके दुख को महसूस करते हुए ही कवि ने यह कविता वे आंखें लिखी हैं। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी कविता है वे आंखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो कवि ने इस कविता का नाम वे आंखें ही क्यों रखा है? तो उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि आंखें मन का दर्पण होती है। हमें आंखों से मन की दशा पता लग जाती है कि आदमी अंदर से खुश है
या दुखी है। तो कवि किसान की आंखों को देखता है और डरता था, क्योंकि उसकी आंखों में एक अंधकार, एक गुफा के समान अंधकार दिखाई देता था, क्योंकि जो उसके सपने थे वे सपने ही रह गए हैं। देश आज़ाद होने से पहले किसान बहुत खुश था, हरियाली देख के वह फूला नहीं समाता था। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसान और भी अधिक परेशान हो गया है। रोता किसान सोती सरकार। तो एक ही किसान परेशान है, लेकिन सरकार उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था सभी ने उनको सपने दिखाए थे कि हाँ तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, लेकिन इस किसान के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है और वह परेशान रहा है और वह दुखी भी हो गया है। जो कवि ने उनकी आंखों को देखकर पढ़ा है उसको वे आंखें कविता में उन्होंने शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया है। किसान प्रत्येक समय, हर समय ईश्वर को याद करता है और ये कहता है कि मुझे मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे पर जो दुख हो रहा है उन सब से मेरे को मुक्ति दिलाइए। तो ठीक है, चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। वे आंखें कविता पढ़कर हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किसान के लिए ये समय कितना ही मुश्किल भरा हो गया है और पहले किसान कितना खुश था और अब कितना परेशान हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हम कविता का परिचय देखते हैं। कविता का नाम वे आंखें, कवि का नाम सुमित्रानंद पंत, मुख्य रचनाएं वीणा, गुंजन, युगवाणी, चितंबरा, लोकायतन। ठीक है, कौन से काल के कवि हैं ये? छायावाद के। भाषा सरल, सहज और सरस। रस कौन सा है? करुण रस। करुण रस की प्रचुरता हमें दिखाई देगी। यहाँ पे पूरी कविता में हमें करुण रस ही दिखाई देगा। अलंकार, इसमें मुख्य रूप से अनुप्रास और उपमा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें और भी अन्य हैं, मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। कवि ने मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है कि जहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। छंद योजना भावानुकूल तथा प्रभावी रही है। किसान की मनोदशा का मार्मिक चित्रण। तो कवि ने वे आंखें कविता में किसानों की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, अब आगे कविता देखते हैं। कविता शुरू करते हैं। वे आंखें का मैंने थोड़ा सारांश आपको बता दिया है। कुछ जब हमने कवि का परिचय देखा था वहाँ पर भी पढ़ा है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वे आंखें कविताएं किस पर आधारित है। किसान पर आधारित है, किसानों की मनोदशा पर आधारित है। तो सभी ध्यान से देखेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो इसमें कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि जो अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा हो गया हमारा गुफा, सरीखी समान, दारुण अत्यधिक कठोर, दैन्य दीनता का दुख, नीरव शब्द रहित, रोदन क्रंदन। ठीक है, कवि ये कहता है कि मुझे किसान की आंखों में एक अंधकार दिखाई देता है जो एक गुफा के समान है, क्योंकि जो उसने सपने देखे थे, जो सरकार ने उसको सपने दिखाए थे, संसार ने सपने दिखाए थे कि देश स्वतंत्र हो जाने के बाद आपको ये सब मिलेगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं मिला है। तो वह जो अंधकार देखता है उनको देखकर कवि का मन बहुत भयभीत हो रहा है, डर रहा है। और क्या हो रहा है कि जो उसकी आंखों में कठोरता नज़र आने लगी है, दीनता का दुख नज़र आता है, निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। वह सारा दुख कैसा है? शब्द रहित है। नीरव कहते हैं शब्द रहित होना। ठीक है, इसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्रंदन सुनाई दे रहा है उसकी आंखों में, क्योंकि वह अपने शब्दों में बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको सुनाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। अंधकार में वह महसूस कर रहा है कि उसके हृदय में कितना दुख है। जो उसने सपने देखे थे वो सब चकनाचूर हो गए हैं। जो सरकार है, सरकार सो रही है, संसार सो रहा है और उसको वहीं पर, किसान को अपने हाल पर वहीं पर ही छोड़ दिया है। जो सपने दिखाए थे वे सपने ही रह गए हैं, उसको पूर्ण नहीं किया है। तो यह दीनता का दुख, उसका जो शब्द रहित दुख है वह महसूस करता है कवि। और ये सब अंधकार को देखते ही उसका मन बहुत डर रहा है
ठीक है, आए समझ में। आगे है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंजार आज संसार कगार, सदर्श वह किसका। ये कह रहे हैं कि जब देश स्वतंत्र था, वो जो किसान था, किसान भी स्वाधीन था, अपनी लहराती फसलों को देखकर वो खुश होता था। लेकिन संसार ने क्या किया है, संसार जो ये सरकार है, सरकार ने उसको मज़ार में ही छोड़ दिया है। देश आज़ाद हुआ है लेकिन उसको वहीं पर छोड़ दिया है। उसको शासन क्या है, शासन व्यवस्था सो गई। और जो वो है किसान है, किसान अपनी ही परेशानी से अभी भी जूझ रहा है। जैसे पहले जूझ रहा था, जमींदारों की समस्या, महाजन की समस्या, बहुत सारी समस्या थी, वे आज भी उसके सामने खड़ी हैं। इन समस्या से अभी भी उसे मुक्ति नहीं मिली है। और जो ये है शासन व्यवस्था है, हमारी सरकार है, सरकार आराम कर रही है क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया है, वे आज़ाद हो गए हैं। लेकिन क्या किसान आज भी आज़ाद हुआ है? नहीं, वह अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसे आज भी कोई भी आज़ाद कराने के लिए तैयार नहीं है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कवि इन सब बातों को महसूस कर रहा है। उसको जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है हमारी, उसको मज़ार बीच राह में, मज़ार कहते हैं बीच राह में छोड़कर आगे चली गई, आराम कर रही है। मज़ार कहते हैं बीच राह में छोड़ देना, ठीक है। तो और फिर सरकार ने आराम करी और किसान अपनी समस्याओं से अभी भी जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है। इन सबको मुक्ति दिलाने के लिए आज भी कोई आगे नहीं आया है। 8 लाइनें आपको अच्छी समझ में आ गई हैं। आशा करती हूँ सबने अच्छे समझा होगा। अगर कुछ इसमें कमी रह गई तो आप फिर से 1-2 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कविता बहुत आसान है और किसानों की समस्याओं से आज सभी परिचित हैं कि किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं। लगान की समस्या आज भी खड़ी हुई है। किसान आज भी, किसान के हाथ ना आज भी बंधे हुए हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। गेहूँ बोएगा, अनाज तैयार करेगा, लेकिन वो आज भी अपनी मर्जी से बाज़ार जाकर नहीं बेच सकता अपने रेट पर, अपनी कीमत के द्वारा। कीमत भी सरकार ही तय करती है और तब जाके वो अपने अनाज बेचता है। तो इसलिए देखो किसानों की कितनी सारी समस्याएं हैं। तो इन सबको यहाँ पर कवि ने अपने शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, 8 लाइनें आपको समझ में आ गई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कविता का परिचय लिखेंगे कि इसमें किस काल की कवि है, कवि का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, वो सब परिचय लिखेंगे। उसके बाद ये जो कविताएं हैं 8 लाइनों की, इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरो के पद्य खंड वे आंखें कविता से ली गई हैं, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उसके बाद प्रसंग आ जाएगा। प्रसंग में आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसानों की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक है। फिर भावार्थ आएगा। भावार्थ आपको मैंने आप पढ़ाया है, तो आप अच्छे से सुनना और उसको भावार्थ को लिखने का प्रयास करना, ठीक है। धन्यवाद। साईं राम। खुश रहिए, सुखी रहिए और अपना गृह कार्य करते रहिए, ठीक है। साईं राम।